दोस्तों, रॉन्ग नंबर के जरिए एक लड़का और लड़की के बीच में दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत भी करने लगते हैं। लेकिन बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है। लेकिन इस प्यार का अंत इतना भयावह होगा, शायद किसी ने नहीं सोचा था। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है सीतापुर और इसी सीतापुर का एक थाना पड़ता है पिसावा। पिसावा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है सरवाडी और इसी सरवाडी गांव का रहने वाला है केदारनाथ। दरअसल केदारनाथ जो मेहनत मजदूरी का काम करता है। केदारनाथ के परिवार में उसकी पत्नी जयरानी के अलावा 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटा और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम है भोलानाथ, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास। दरअसल केदारनाथ जो मेहनत मजदूरी से जो भी पैसा कमाता है, उन पैसों से बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता है। बात कर रहा हूँ मैं 13 मई की रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास। दरअसल केदारनाथ का बड़ा बेटा भोलानाथ जो अपने घर में बैठ करके खाना खा रहा था, उसी वक्त ही उसके मोबाइल पे फ़ोन आता है। जैसे ही फ़ोन आता है, खाना छोड़ करके फ़ोन पे बातचीत करते हुए अपने घर से बाहर निकल जाता है। रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास अपने घर से बाहर तो निकल जाता है, लेकिन देर रात तक भी भोलानाथ जब अपने घर पे वापस नहीं आता है, अब केदारनाथ अपने बेटे के नंबर पे फ़ोन करता है। लेकिन केदारनाथ जब अपने बेटे के नंबर पे फ़ोन करता है तो अब भोलानाथ का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिसकी वजह से केदारनाथ का पूरा परिवार अब काफ़ी परेशान हो जाता है। उसके बाद से केदारनाथ के साथ साथ उसका पूरा परिवार भी भोलानाथ की हर जगहों पर तलाश करते हैं, पर बावजूद इसके भोलानाथ का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन भी भोलानाथ जब अपने घर पे नहीं आता है, उसके बाद से केदारनाथ के जितने जानने वाले लोग होते हैं, सबके नंबरों पे फ़ोन करता है और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करता है, पर बावजूद इसके भोलानाथ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है और देखते ही देखते 2 दिन का और समय गुजर जाता है। पर बावजूद इसके ना तो केदारनाथ थाने में जाता है और ना ही पुलिस में कोई कंप्लेन करता है। पर जैसे ही 3 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 16 मई को इधर गांव के बगल कबीरा बाबा जंगल में एक लड़के की डेड बॉडी लोगों को बरामद होती है और लोग तुरंत ही इस बात की सूचना पिसावा थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस जब अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाले लड़के की उम्र लगभग 24 से 25 साल के आसपास थी। दरअसल उसके गले में एक गमछा लपेटा गया हुआ था और उसके गले के निशान को देख करके साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उसकी दम घुटने की वजह से मौत हुई है। हालांकि वहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग भी मौजूद थे। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो लोग उस डेड बॉडी को देखकर उसकी पहचान कर लेते हैं और पुलिस को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब, ये सरवाडी गाँव का रहने वाला भोलानाथ है, जिसके पिता का नाम है केदारनाथ। भोलानाथ की डेड बॉडी की जब शिनाख्त हो जाती है, उसके बाद से पुलिस इस बात की जानकारी केदारनाथ को देती है। थोड़ी देर में केदारनाथ का पूरा परिवार भी घटनास्थल पर पहुंच जाता है और जब भोलानाथ की डेड बॉडी को देखते हैं तो सब के सब चीख चीख करके रोने लगते हैं। उसके बाद से पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब इस बारे में भोलानाथ के पिता केदारनाथ से पूछताछ करती है तो केदारनाथ पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा बेटा 3 दिन पहले रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास घर से निकला था, उसके बाद से दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आया। इस पे पुलिस भी केदारनाथ को जवाब देते हुए कहती है, तो फिर तुम थाने में क्यों नहीं आए? पर इस पर केदारनाथ पुलिस को कोई जवाब नहीं दे पाता है। इसीलिए पुलिस केदारनाथ के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। 2 दिन के बाद जब भोलानाथ की पोस्टमार्टम हो जाती है, उसके बाद से पुलिस डेड बॉडी को उसके परिवार वालों के हवाले कर देती है और इधर केदारनाथ के परिवार भी उस डेड बॉडी का
अंतिम संस्कार कर देते हैं। दरअसल उसके बाद से पुलिस अपराधी तक पहुंचने के लिए अपनी तमाम कोशिश तो करती है, पर बावजूद इसके पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस एक दिन फिर से केदारनाथ के घर पे जाती है और फिर केदारनाथ से भोलानाथ के मोबाइल के बारे में पूछताछ करती है। इस पे केदारनाथ पुलिस वालों को जवाब देता है कि हाँ साहब, मेरा बेटा मोबाइल तो इस्तेमाल करता था, लेकिन उसके डेड बॉडी के पास से उसका मोबाइल नहीं मिला। इसीलिए पुलिस केदारनाथ से भोलानाथ के मोबाइल नंबर को ले लेती है और फिर उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। हालांकि पुलिस जब कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पे भोलानाथ पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रहा था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी रेखा नाम की लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड है। दरअसल रेखा, जिसकी उम्र है लगभग 18 साल, जो भोलानाथ के ही पड़ोस की रहने वाली है, जिसके पिता का नाम है भगवती राम। दरअसल पुलिस जब कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो उस डिटेल्स से ये भी मालूम चलता है कि रेखा ने ही आखिरी बार भोलानाथ से बातचीत की थी। इसी डिटेल्स के आधार पर पुलिस अब 18 मई को रेखा के घर पे जाती है और रेखा को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आ जाती है और फिर रेखा से भोलानाथ की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो रेखा इधर उधर की बात करती है, लेकिन पुलिस जब उसके मोबाइल नंबर का सारी डिटेल्स उसके सामने रख करके पूछताछ करती है, इस पे रेखा पुलिस को कोई जवाब नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से अब पुलिस को भी पूरा यकीन हो जाता है कि भोलानाथ की हत्या के बारे में रेखा जरूर कुछ न कुछ जानती है। इसीलिए पुलिस अब रेखा के साथ सख्ती से पेश आती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार थोड़ी देर के बाद रेखा भी मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन रेखा जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद रेखा के परिवार वाले भी एकदम से परेशान हो जाते हैं। दरअसल भगवती राम के परिवार में उसकी पत्नी रामाश्री के अलावा टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। रेखा जो पहले नंबर की है। दरअसल रेखा और भोलानाथ पड़ोस के रहने वाले ही नहीं हैं, बल्कि एक साथ ही बचपन से पढ़ाई करते हैं और जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं। लेकिन भोलानाथ और रेखा जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं, आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। भोलानाथ और रेखा के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी दोनों के परिवार वालों में किसी को नहीं मालूम चलता है। दरअसल रेखा और भोलानाथ के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी कर लेते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है, आखिरकार रेखा और भोलानाथ भी शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इसीलिए एक दिन रेखा भोलानाथ से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारे परिवार वाले इस शादी की मंजूरी देंगे? इस पे भोलानाथ भी उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल हम दोनों की जाति बिरादरी भी एक ही है और तुम्हारे परिवार वाले मेरे परिवार को बेहतर तरीके से जानते हैं। जब सही समय आएगा, मैं नौकरी करके ठीक ठाक पैसा कमाने लगूंगा, तुमसे शादी करने के लिए मैं अपने घर पे बातचीत करूंगा। भोलानाथ जब यह दिलासा देता है, रेखा भी उसकी बातों में आ जाती है और फिर समय गुजरने लगता है। लेकिन इसी बीच एक दिन रेखा जब अपनी सहेली के नंबर पे फ़ोन करती है, गलती से एक नंबर गलत डायल हो जाता है और वो फ़ोन एक लड़के के पास पहुंच जाता है, जिसका नाम है अनस। अनस जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो हरदोई के गोपामऊ गांव का रहने वाला है। दरअसल अनस के पिता का नाम है नबी हसन। नबी हसन के भी परिवार में उसकी पत्नी के अलावा टोटल 3 बेटे हैं, जिसमें अनस दूसरे नंबर का है। दरअसल नबी हसन जो अपने ही इलाके में एक खाद की दुकान चलाता है, जिस पे अनस भी बैठता है। अनस पढ़ा लिखा तो था ही, देखने में हैंडसम भी था और ठीक ठाक पैसा भी कमा रहा था। हालांकि रेखा जब पहली बार गलती से अनस के नंबर पर फ़ोन कर देती है, अनस भी रेखा से इतने बेहतर तरीके से बातचीत करता है कि कहीं ना कहीं रेखा को भी अनस की बातें पसंद आ जाती है। हालांकि उस दिन रेखा अनस से थोड़ी सी हंसी मजाक करने के बाद फ़ोन तो रख देती है, लेकिन उसके बाद से अनस की बातें उसके दिल में बैठ जाती है। दरअसल रेखा अब ये सोचने लगती है कि वो अनस से बातचीत करे या फिर नहीं। जब 3 से 4 दिन का समय गुजरता है, रेखा से जब रहा नहीं जाता है,
आखिरकार फिर से अनस के नंबर पर फ़ोन कर देती है और इधर अनस भी उसके फ़ोन आने का इंतज़ार कर रहा था। दूसरी बार जब अनस के नंबर पर फ़ोन करती है, उसके बाद से अब बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। और जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो अनस भी अपने बारे में सब कुछ रेखा के बता देता है, जिसकी वजह से रेखा और अनस के बीच में गहरी दोस्ती नहीं हो जाती है, बल्कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है। लेकिन रेखा का जब अनस के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी उसके पहले प्रेमी भोलानाथ को कभी नहीं मालूम चलता है। दरअसल अनस और रेखा फ़ोन पे बातचीत करते करते एक दिन मिलने का वादा भी कर लेते हैं। और जब दोनों पहली बार एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, रेखा जब अपने सामने अनस को देखती है तो देखकर उसे पहली बार में पसंद कर लेती है। उसके बाद से अनस और रेखा के बीच में भी मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन रेखा जब अनस से मिलना जुलना शुरू कर देती है, उसके बाद से अब धीरे धीरे भोलानाथ को भूलने लगती है। दरअसल भोलानाथ जब भी रेखा से मिलने के लिए कहता है, रेखा कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देती है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, भोला को भी रेखा को लेकर के शक हो जाता है। दरअसल भोला अब ये सोचने लगता है कि आखिरकार रेखा उससे मिलना क्यों नहीं चाहती है। सच्चाई पता लगाने की कोशिश करता है। आखिरकार कुछ ही दिनों के बाद भोलानाथ को ये मालूम चल जाता है कि रेखा का किसी और लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है। भोलानाथ को जब सच्चाई मालूम चलता है, रेखा को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रेखा भोलानाथ की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। भोलानाथ जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, रेखा जब उसकी बात नहीं मानती है, उसके बाद से अब भोलानाथ रेखा से मुलाकात करने के लिए अब उसे ब्लैकमेल करने लगता है। दरअसल भोलानाथ जब रेखा से मुलाकात किया था, उस पल का कुछ फ़ोटो और वीडियोज़ अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया था। दरअसल उसी फ़ोटो को दिखा करके रेखा को धमकी देने लगता है कि अगर तुम मुझसे मुलाकात नहीं करोगी तो मैं ये सारा फ़ोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। हालांकि जब फ़ोटो दिखा करके ब्लैकमेल करना शुरू करता है, रेखा भी डर जाती है और भोलानाथ की बातों में आ जाती है। उसके बाद से भोलानाथ जब भी रेखा को मिलने के लिए बुलाता है, रेखा ना चाहते हुए भी उससे मिलने के लिए चली जाती है। पर जैसे ही कुछ महीनों का समय गुजरता है, इधर रेखा के पिता भगवती राम अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देता है। दरअसल भगवती राम अपनी बेटी का रिश्ता जो हरदोई के ही एक गांव में लड़के से तय कर देता है और शादी की तारीख 29 जून को रखी जाती है। इधर रेखा की शादी जब तय हो जाती है, शादी की तारीख जब रख दी जाती है और इस बात की जानकारी जब भोलानाथ को मालूम चलता है, अब भोलानाथ एकदम से परेशान हो जाता है। दरअसल भोलानाथ रेखा के ऊपर दबाव डालने लगता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन रेखा भोलानाथ से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इसके बावजूद भी भोलानाथ जब फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है और उसे धमकी देने लगता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं ये फ़ोटो ले जाकर उस लड़के को दिखा दूंगा जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। भोलानाथ जब इस तरह की धमकी देता है, अब उसकी धमकी रेखा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। दरअसल रेखा अब भोलानाथ को सबक सिखाने के लिए एक दिन अनस के नंबर पर फ़ोन करती है और उससे सारी सच्चाई बता देती है। दरअसल रेखा अनस से कहती है कि तुमसे पहले मैं अपने ही गांव के रहने वाला एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन जब मैं तुमसे बातचीत करने लगी उसके बाद से उसे छोड़ दी। लेकिन वो लड़का मुझे बार बार परेशान ही नहीं करता है, बल्कि वो मेरा फ़ोटो दिखा करके ब्लैकमेल करता है और ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत काम करता है। जब ये सारी बात अनस को बताती है तो अनस भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि बताओ तुम चाहती क्या हो। इस पे रेखा उसे जवाब देते हुए कहती है कि दरअसल मैं वहीं शादी करना चाहती हूँ जहाँ पे मेरे परिवार वालों ने तय किया है, लेकिन भोलानाथ ये शादी होने नहीं देगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले ही भोलानाथ को हमेशा के लिए तुम इस दुनिया से हटा दो। रेखा अनस से जब भोलानाथ को इस दुनिया से हटाने के लिए कहती है तो अनस भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। इस पे रेखा उसे जवाब देते हुए कहती है कि अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो शादी के बाद भी मैं अक्सर तुमसे मुलाकात करते रहूँगी और ये मैं तुमसे पक्का वादा करती हूँ। दरअसल रेखा जब इस तरह की लालच अनस को देती है तो अनस भी रेखा की बातों में आ जाता है और फिर उसका ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है।
उसके बाद से रेखा और अनस एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं और इधर अनस अपने काम को अंजाम देने के लिए अपने इस षड्यंत्र में दो दोस्तों को भी शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम है विपिन और दूसरे का नाम है मोनू। दरअसल विपिन और मोनू जो अनस के ही गांव का रहने वाले हैं। उसके बाद से इसी षड्यंत्र के तहत 13 मई को रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास खुद रेखा ही भोलानाथ के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे कबीरा बाबा के जंगल में मिलने के लिए बुलाती है। दरअसल आगे से चल करके रेखा जब भोलानाथ के नंबर पर फ़ोन करती है तो भोलानाथ भी रेखा से मिलने के लिए इतना काफ़ी उतावला हो जाता है कि आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता है और तुरंत ही उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से रेखा अनस के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास भोलानाथ कबीरा बाबा के जंगल में मिलने के लिए मुझसे आ रहा है, तुम भी वहाँ पे पहुँच जाना। जब ये सारी बात बता देती है उसके बाद से इधर अनस भी अपने ही गांव से एक 4 व्हीलर बुक करता है और उससे कहता है कि दरअसल मुझे एक तिलक समारोह में जाना है अपने दोस्तों के साथ। 4 व्हीलर बुक करने के बाद अनस भी अपने दोनों दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ जाता है और रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास जब वो हड़ियापुर गांव के पास पहुंचता है तो अपने ड्राइवर से झूठ बोल देता है कि दरअसल आगे का रास्ता काफ़ी ख़राब है, मैं अपने दोस्तों के साथ पैदल ही चला जाता हूं और थोड़ी देर में वहां से वापस आता हूं। उसके बाद से अनस का ड्राइवर भी गाड़ी लेकर के वहीं पे खड़े हो जाता है और फिर इन तीनों का इंतज़ार करने लगता है। दरअसल रात्रि के करीब 8:30 बजे के आसपास कबीरा बाबा के जंगल में इधर रेखा पहुंच जाती है और थोड़ी देर के बाद भोलानाथ भी पहुंच जाता है। भोलानाथ जब जंगल में पहुंचता है, अपने सामने जब रेखा को देखता है तो देखकर बेहद ही खुश हो जाता है। उसके बाद से वहीं खड़े होकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और रेखा अनस का आने का इंतज़ार करने लगती है। दरअसल थोड़ी देर के बाद इधर अनस भी अपने दोनों दोस्तों के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है। उसके बाद से ये चारों मिल कर के भोलानाथ को पकड़ लेते हैं और जो भोलानाथ अपने गले में गमछा लेकर के आया था उसी गमछे को उसके गले में लपेटकर तब तक जोर से खींचते हैं जब तक भोलानाथ की सांसें नहीं रुक जाती है। भोलानाथ की जब मौत हो जाती है उसके बाद से रेखा उसका मोबाइल ले लेती है, स्विच ऑफ करने के बाद उसे जंगल में फेंक देती है और वहाँ से छुप छुपाकर वापस अपने घर चली आती है। दरअसल इधर अनस भी जब अपने दोनों दोस्तों के साथ वहाँ से वापस होता है तो भागते दौड़ते अपने ड्राइवर के पास जाता है और ड्राइवर से झूठ बोलता है कि तुम गाड़ी तेज चलाकर यहाँ से चलो, क्योंकि जिस तिलक समारोह में हम लोग गए थे वहाँ पे झगड़ा हो गया है और वे लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। अनस जब अपने ड्राइवर से इस तरह की झूठ बोलता है उसके बाद से अनस का ड्राइवर भी अपनी गाड़ी को लेकर काफ़ी तेज़ी से वहाँ से रवाना होता है और ले जा कर के इनके गांव में छोड़ देता है। उसके बाद से अनस और उसके दोनों दोस्त भी अपने अपने घर चले जाते हैं। वाकई में रेखा जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है उसके बाद से पुलिस रेखा के ही तहरीर पे उसके प्रेमी अनस और उसके दोनों दोस्त विपिन और मोनू इन तीनों को भी गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस जब इन सबको गिरफ्तार कर लेती है उसके बाद से अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में